हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। पिछले वीडियो में हमने अभिव्यक्ति पार्ट एक कविता पढ़ी थी। इस बार हम पार्ट एक व्याकरण का पढ़ेंगे जिसका नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। पर उसके पहले हम आपकी पुस्तक में दी हुई वर्णमाला को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। वर्णमाला में वर्णों के जो नंबर हैं वो कितने हैं आपको पता है? 52। कितने हैं? 52। तो एक बार हम पूरा उसका रिवीजन करेंगे। आइए बोर्ड पर देखिए। अ से लेके अम आहा तक, फिर क का पूरा वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग पूरा, य र ल व श, श स ह क्षत्रज्ञ। अब इनमें से किसको क्या बोलते हैं आपको ये पता है, पर एक बार रिवीजन करेंगे। यहाँ तक इनको हम क्या कहेंगे? स्वर। अ से लेके औ तक के अक्षर को हम क्या कहते हैं? स्वर। चलिए हम लिखकर भी देखते हैं। क्या कहते हैं? स्वर। और स्वरों की संख्या कितनी होती है? आपने फर्स्ट क्लास छोटी क्लास से सीखा है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। तो हम यहाँ लिख देंगे 11। अब ये दो हमने इन्हें क्यों छोड़ा है? क्योंकि इन्हें क्या कहते हैं आपको याद है? इन्हें क्या कहते हैं? हाँ, अयोगवाह कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? अयोगवाह। तो ये कितने हैं? 2। इन्हें क्या कहेंगे? अयोगवाह। इन्हें क्या कहेंगे? अयोगवाह। अब क से लेकर ह तक, क ख ग घ अंग से लेकर क्ष स ह, यहाँ तक के जो अक्षर है उन्हें हम क्या कहेंगे? याद है? अगर इनका नाम स्वर है तो ये क्या है? व्यंजन है। इन्हें क्या कहेंगे हम? व्यंजन। अब व्यंजनों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। सो वी विल काउंट 5 10 15 20 25 30 एंड 3 33। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। स्वरों की संख्या 11, 2 अयोगवाह और व्यंजन कितने हो गए? 33। पर हमारी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? 52, 52। अब हम काउंट करें क्या? कितने हो गए? चलिए काउंट करते हैं। 11 और 2 13 और 13 और 33 46। अब क्या बचा? यहाँ देखिए, हमने इन्हें तो काउंट ही नहीं किया। ये काउंट होते हैं किसमें? संयुक्त व्यंजन में। क्ष, त्र, ज्ञ और श्री वाला श्र। याद है? श्रीमती लिखते हैं, श्रीमान लिखते हैं, श्री लिखते हैं, तो ये श्री यूज होता है श्र। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। इन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। अब इन्हें संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं ये भी आपको जानना जरूरी है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 अलग अलग अक्षरों से मिलकर बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो ये कितने हो गए? 4। पर अभी भी ये तो 50 ही हुए हैं। 2 हमारी वर्णमाला पूरी खत्म हो गई है, लेकिन 2 तो फिर भी कम है ना? 2 कम है ना? लेकिन वो 2 हैं ढ़ और अढ़। ये जो 2 होते हैं ये क्या कहलाते हैं? उत्क्षिप्त। क्या कहलाते हैं? उत्क्षिप्त। ये वर्ण के बाद अब हमारी संख्या हो गई पूरी 52 अर्थात 52। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब पूरा अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। एक और बात, अ से लेके अम आहा तक ये सारे स्वर कहलाते हैं और ये सारी मात्राएं भी होती हैं। इन सबको हम मात्राएं कहते हैं, है ना? आपको याद है, आ की मात्रा तो आपको दिखाई दे रही है। ये छोटी की मात्रा है, ये बड़ी की मात्रा, ये छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ, ये री, ये ए, आई, ओ, औ यहाँ दिखाई दे रही है मात्रा, है ना? तो ये मात्राएं होती है।
स्वर स्वतंत्र होते हैं, इन्हें बोलने में किसी की भी सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जबकि व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको बोलने के लिए हमको इनकी स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इसलिए व्यंजन में स्वर की सहायता आवश्यक है और स्वर में किसी की भी सहायता आवश्यक नहीं है। अब फिर इधर देखिए, कुल वर्णों की संख्या हमारी वर्णमाला में कितनी है? 52, 52। आपको इंग्लिश में याद है ना कितने अल्फाबेट होते हैं? याद है? 26 मतलब 26। इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स हैं? 26। और 26 के दुगने किए, डबल किए तो क्या हो गया? 52। तो हिंदी में इसके जस्ट डबल है 52। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा वर्णमाला का अच्छे से रिवीजन हो चुका है। अब आइए हम पार्ट 1 शुरू करते हैं, भाषा, व्याकरण और लिपि। तो बच्चों आइए हम आज से अपना व्याकरण का पार्ट 1 शुरू करते हैं। इसका नाम क्या है? भाषा, लिपि और व्याकरण। चलिए लिखते हैं पार्ट 1, भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा, लिपि और व्याकरण। जब आप बाजार जाते हैं या कहीं भी बाहर जाते हैं तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि रोड के साइड में कुछ लगा होता है। याद आया? कुछ लगा होता है। सोचिए क्या लगा होता है? साइन बोर्ड, है ना? साइन बोर्ड लगे होते हैं ना। जब कहीं आप बाहर जाते हैं, हमारी सिटी तो बहुत छोटी है, लेकिन अब जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ हर रोड पर कुछ साइन बने होते हैं। कैसे? कोई साइन ऐसा होता है ना? कोई साइन ऐसा होता है, कोई साइन ऐसा होता है। आपको याद होगा, याद आया? ऐसे साइन होते हैं ना। तो इसका क्या मतलब होता है कि उस समय वहाँ कोई नहीं है, इसलिए आप उनको संकेतों को देखकर उनके अनुरूप कार्य करिए। जब आपके घर में कोई छोटा बच्चा, आपका भाई भी हो सकता है, आपकी बहन भी हो सकती है, या कजिन भी हो सकते हैं, उनको जब बोलना नहीं आता है ना, और जब उन्हें कोई चीज़ चाहिए रहती है तो वो क्या करते हैं? इशारा करते हैं, है ना। जब वो आपको कोई चीज़ समझा नहीं पाते हैं क्योंकि वो बोल नहीं पाते हैं उस वक्त, तो वो क्या करते हैं? इशारा करते हैं। वो अगर पानी पीना है तो आपको ऐसे इशारा करेंगे, ऐसे इशारा नहीं कर सकते हैं तो पानी की तरफ इशारा करेंगे कि वो पानी रखा है और मुझे चाहिए, है ना। याद आया? है ना? आपको ये सब याद है। आपके घर में चाहे आपके छोटे भाई बहन ना हो, लेकिन आपने छोटे बच्चों को जरूर देखा होगा, वो इशारे में बात करते हैं जब तक वो बोलते नहीं हैं। तो आज हम जो भाषा और लिपि व्याकरण पढ़ रहे हैं, उसमें पहला हमारा जो फर्स्ट वाला क्या है? भाषा है। तो हम पहले भाषा के बारे में बात करेंगे। भाषा क्या होती है? जो मैं बोल रही हूँ, जो आप सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? विचारों का आदान प्रदान करने का साधन। मैंने जो कहा वो आपने सुना और समझ में आया कि क्या कहा, तो हम उसे क्या कहेंगे? भाषा। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया और आपको समझ में आ गया, नहीं आ सकता है ना। मैं सिर्फ लिप्स मूवमेंट करूंगी तो आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। भाषा के लिए बोलना आवश्यक है। और भाषा कैसी होती है? 2 रूपों में होती है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। सांकेतिक भाषा, शुरुआत में सांकेतिक भाषा चली थी। आपने सोशल साइंस में अर्ली मैन पढ़ा है ना, याद आया? अर्ली मैन कैसे थे? वो उस वक्त सारी सभ्यता से दूर थे, लेकिन वो चित्रों के द्वारा अपनी बात को दूसरी बात तक पहुंचाते थे। लेकिन जब चित्रों की भाषा समझ में नहीं आने लगी तो संकेत की भाषा शुरू हुई, और संकेत की भाषा जब समझ से परे हुई तो क्या हुआ? भाषा का मौखिक रूप आया, और भाषा के मौखिक रूप के बाद भाषा का लिखित रूप आया। जो बोलते हैं हम उसे मौखिक भाषा कहते हैं, और जो बोला हुआ हम लिख सकते हैं उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। समझ में आया सबको? भाषा के आपको रूप समझ में आए? भाषा के 2 रूप मुख्यतः होते हैं,
मौखिक और लिखित। अब हम अपना नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बोली। दूसरा है बोली। अब भाषा के अंतर्गत आपकी बुक में देखिए पेज नंबर 72 पर भाषा के बाद लिखा है बोली। अब बोली का क्या अर्थ होता है? एक विशेष क्षेत्र में बोले जाने वाली जो भाषा होती है, जो बोली होती है, उसे ही बोली कहा जाता है। जैसे किसी सीमित क्षेत्र में जो यूज होती है, जो इस्तेमाल में आती है, उसे हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। आप किस प्रदेश में रहते हैं? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के जिस हिस्से में हम रहते हैं वहाँ कौन सी बोली चलती है? याद आया? मालवी। क्योंकि हम मालवा प्रांत में रहते हैं, इसलिए हमारे चारों ओर सब लोग कौन सी बोली का इस्तेमाल करते हैं? मालवी बोली का। तो मालवी एक बोली है, भाषा नहीं है। भाषा और बोली में क्या अंतर है? भाषा जो सबके द्वारा आसानी से समझी जा सकती है। अगर कोई हमसे मालवी में बात करेगा तो क्योंकि हम मालवा प्रांत में रहते हैं इसलिए हम थोड़ी समझ सकते हैं, है ना। लेकिन कोई व्यक्ति अगर गुजरात का है, पंजाब का है और वो यहाँ आएगा और उससे कोई मालवी में बात करेगा तो क्या आप समझ पाएंगे? क्या वो समझ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा है, इसलिए उसे हम बोली कहते हैं। और जो सबके द्वारा आसानी से समझी जा सकती है उसे ही भाषा का रूप माना जाता है। बोली में एक विशेष बात यह भी रहती है कि उसमें साहित्य की रचना नहीं होती है, लेकिन आजकल प्रत्येक बोली में, लगभग प्रत्येक बोली में साहित्य की रचना की जाने लगी है। संविधान में, हमारे भारत के संविधान में 22 ऐसी भाषाएं हैं जिसे भाषाओं की मान्यता प्राप्त है। बाकी सबको, जो उसमें नहीं है संविधान की सूची में, उन सबको बोलियों की गिनती में रखा गया है। और एक बात, कुछ बोलियां ऐसी होती है जो सारे जगह पर प्रचलन में आने के बाद, जैसे मालवी भाषा अगर सब जगह प्रचलन में आ जाती है और इसमें साहित्य की रचना भी होने लग जाती है। साहित्य की रचना का मतलब होता है उस बोली में कोई किताब लिखता है ना, और एक दो किताब नहीं, उसमें रचनाएं होने लग जाती है। मालवी की कविताएं, मालवी के इतिहास, है ना। तो ऐसी चीजें अगर होने लगती है तो वो धीरे धीरे भाषा का रूप ले लेती है। मुझे उम्मीद है कि आपको भाषा और बोली में कुछ अंतर समझ में आया है। एक बार फिर से दोहराते हैं। भाषा वो जो सभी के द्वारा आसानी से समझी जा सकती है, उसे हम भाषा कहते हैं। और बोली वो है जो सिर्फ एक सीमित क्षेत्र में, एक पर्टिकुलर एरिया में बोली समझी जाती है, उसे हम सिर्फ बोली कहते हैं, भाषा नहीं कह सकते हैं। अब आपकी बुक में अगला है मातृभाषा। अगला क्या है? मातृभाषा। मातृभाषा। अब मातृभाषा का क्या मतलब होता है? मातृभाषा का मतलब होता है कि हम जहाँ पैदा हुए हैं और जो भाषा आपके घर में बोली और समझी जाती है वो आपकी मातृभाषा है ना। जैसे कोई बच्चा गुजराती घर में पैदा हुआ है, उनके घर में गुजराती चलती है, बचपन से वो गुजराती सीख रहा है और बड़ा होने के बाद वो चाहे कहीं भी चला जाए, लेकिन वो बोल कौन सी भाषा रहा है अपने परिवार के साथ? गुजराती। तो वो क्या कहलाएगी? उसकी मातृभाषा। वो हिंदी तो बोल सकता है, लेकिन उसके पूरे परिवार में जो भाषा बोली जाएगी वो क्या कहलाएगी? मातृभाषा। जो बच्चे, आपने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे होंगे जो 2 या 3 लैंग्वेजेस जानते हैं, 2 या 3 भाषाएं जानते हैं। कौन कौन सी? हिंदी सभी को आती है ना। अपने स्कूल में आपने केरल टीचर्स देखे हैं, उनके बच्चे इंग्लिश भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं और मलयालम भी बोलते हैं। तो उनको कितनी भाषाएं याद हो गई? 3 भाषाएं। आपको और हमको कितनी भाषाएं आती हैं? 2 भाषाएं। एक तो हमारी खुद की हिंदी, दूसरी इंग्लिश। तो वो क्यों आती है उनको? क्योंकि हम जिस माहौल में रह रहे हैं वहाँ हिंदी भी बोलते हैं, हम स्कूल में इंग्लिश भी बोलते हैं। और वो बच्चे जो केरल के टीचर्स के बच्चे हैं वो घर पर उनकी मातृभाषा में बात करते हैं, अर्थात मलयालम में बात करते हैं। तो इसलिए उनकी मातृभाषा कौन सी हो गई? मलयाली हो गई। हमारी मातृभाषा कौन सी है? हिंदी है। हमारी मातृभाषा हिंदी है। हो सकता है किसी की मालवी हो, किसी की सिंधी हो,
है ना, अलग अलग हो सकती है, लेकिन हिंदी सभी की मातृभाषा नहीं कही जा सकती क्योंकि वो अलग अलग क्षेत्र विशेष पर आधारित होती है। तो हम कह सकते हैं कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें व्याकरण करवाता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें कौन करवाता है? व्याकरण करवाता है। अब आपको एक बार पूरा मैं रिवाइज करवाऊंगी, उसके बाद इस पाठ के प्रश्नोत्तर और इस पाठ की सारी एक्सरसाइज मैं आपको वीडियो के अंत में PDF फाइल में डाउनलोड करवाऊंगी। फिर से देखिए हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा भाषा, बोली। भाषा के ही अंतर्गत हमने बोली भी पढ़ा था। भाषा कितनी भारत के संविधान में मान्यता प्राप्त है? 22। हिंदी को राष्ट्रभाषा कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 1949 को। अब आते हैं लिपि पर। लिपि, इसके पहले बोली है ना, हाँ बोली भी था। बोली में हमने क्या पढ़ा था? बोली क्या होती है? एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया में बोली और समझे जाने वाली जो भाषा होती है वो बोली कहलाती है। लिपि, अब लिपि में हमने क्या पढ़ा था? लिपि विशेष चिन्हों द्वारा यदि हम जो बोल रहे हैं उसको लिख रहे हैं तो वो लिपि कहलाती है। और सरल भाषा में मैंने आपको क्या परिभाषा समझाई थी अभी? लिखने का ढंग। लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। हमारी जो हिंदी है उसकी लिपि कौन सी है ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारी हिंदी की लिपि है देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि है? देवनागरी। क्या कहते हैं हमारी लिपि को? देवनागरी लिपि। अब आगे बढ़ते हैं। आखिरी था हमारा व्याकरण। तो व्याकरण का क्या काम है? व्याकरण का काम है भाषा का शुद्ध ज्ञान करवाना। बच्चों, अब आपकी पुस्तक में अगला है राष्ट्रभाषा और राजभाषा। ये दोनों शब्द सुनने में एक समान लगते हैं लेकिन इनमें बहुत अंतर है। राष्ट्रभाषा का अर्थ होता है पूरे राष्ट्र में कोई ऐसी भाषा जो आसानी से बोली और समझी जा सकती है, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा कौन सी है? हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी है, क्योंकि हिंदी किसी भी प्रांत में आसानी से बोली और समझी जा सकती है। लिखना चाहे नहीं आता हो लेकिन बोली और समझी आसानी से जा सकती है। हिंदी को राष्ट्रभाषा कब घोषित किया गया है? 14 सितंबर 1949 1949 को संविधान ने इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया है हिंदी को। अब राजभाषा। राजभाषा का अर्थ होता है सरकारी कामकाज में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा। तो राजभाषा भी हमारी हिंदी ही है क्योंकि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है और अधिकतर जगह पर हिंदी बोली और समझी जाती है। इसलिए सरकारी कामकाजों में भी हिंदी को ही प्रचलन में लाया गया है। कहीं कहीं पर अंग्रेजी का भी इस्तेमाल होता है लेकिन राजभाषा का दर्जा भी हिंदी को ही प्राप्त है। राष्ट्रभाषा भी हिंदी है और राजभाषा भी हिंदी है। और अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे देश के संविधान में क्या है, कितनी भाषाएं हैं? हमारे देश के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो अब हम पढ़ेंगे लिपि। लिपि क्या होती है? लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है हम उसे लिपि कहते हैं। अगर मैंने यहाँ लिपि लिखा है तो मैंने क्या प्रयोग किया है? वर्णमाला के वर्ण और वर्णमाला की जो अनाराम वाली मैंने स्वर की आपको मात्राएं बताई थी वो मैंने यहाँ इस्तेमाल की है। लिपि लिखने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? लिपि लिखने के लिए हमें वर्ण और मात्राओं की आवश्यकता होती है। तो जिन चिन्हों की बोलने में जो हमने बोला उसको लिखने में जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है हम उन्हें लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? चिन्हों को लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा के जो भी कुछ विशेष चिन्ह होते हैं लिखने के लिए उन्हें हम लिपि कहते हैं। और सरल भाषा में इसकी परिभाषा है लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम शुरू करते हैं
भाषा लिपि के बाद व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो हमें सही बोलने का ढंग सिखाता है, सही लिखने का ढंग सिखाता है। कोई भी चीज़ हमें कैसे इस्तेमाल करनी है, कैसे प्रयोग करना है, वो सिखाता है। यदि मैं आपसे ऐसा कहूँ, आपकी किताब खोलो, तो आप कहेंगे कि हाँ टीचर ने सही बोला है। लेकिन मैं यदि ऐसा कहती हूँ आपका पुस्तक खोलो, तो आप क्या कहेंगे कि टीचर भूल गई है कि आपकी बोलना है। तो ये ज्ञान आपको किसने दिया है? व्याकरण ने। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो हमें सही, शुद्ध और अशुद्ध का बोध कराता है। शुद्ध किससे कैसे बोलते हैं और शुद्ध कैसे बोला जाता है, कैसे लिखा जाता है, ये पूरा ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा पता चलता है। तो भाषा का शुद्ध ज्ञान किसने करवाया है हमें? व्याकरण ने। भाषा का शुद्ध ज्ञान किसने करवाया है? व्याकरण ने। अब आपको सभी को ये समझ में आ गया होगा। भाषा, लिपि और व्याकरण तीनों अच्छे से समझ में आया होगा। बोली भी समझ में आई होगी। राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी है। राजभाषा कौन सी है? वो भी हिंदी है। और मातृभाषा कौन सी होती है? जो हम अपने परिवार में बचपन से बोलते और समझते हैं। तो ये पाठ आज आपका पूरा हुआ। अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस डे।